हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं। आज की टॉपिक का नाम है संयोजकता एवं रासायनिक बंध, जो कि आप लोग को केमिस्ट्री सिलेबस में पढ़ने को मिलता है। तो चलिए हम इससे आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग लाइव सेक्शन में इसको कमेंट आंसर कीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े हैं। NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है वैद्युत संयोजक बंधन के, कि संयोजक बंधन के, कि सहसंयोजक बंधन के, कि इनमें से कोई नहीं। किससे जुड़े होते हैं। NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। NaCl किस परमाणु बंधन से जुड़े होते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी। NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध, या संयोजक बंधन, या सहसंयोजक बंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे जुड़ा होता है NaCl के बंधन। तो देखिए NaCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो वैद्युत संयोजक बंधन से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा वैद्युत संयोजक बंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है वैद्युत संयोजक बंधन से, संयोजक बंधन से, या सहसंयोजक बंधन से, या इनमें से सभी से। किससे जुड़े होते हैं। HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन से, सहसंयोजक बंधन से, या सहसंयोजक बंधन से, या संयोजक बंधन, या इनमें से सभी। किससे जुड़े होते हैं। तो चलिए देखिए HCl के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो होते हैं सहसंयोजक बंधन से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, सहसंयोजक बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। जल अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सहसंयोजक बंधन से, या संयोजन बंधन से, या वैद्युत संयोजक बंधन से, या इनमें से सभी। किससे जुड़े होते हैं। जल अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। जल अमोनिया तथा मीथेन के परमाणु किस बंधन से जुड़े होते हैं। कमेंट कीजिए इसका क्या होगा सही आंसर। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। जल अमोनिया तथा मीथेन किस परमाणु बंधन से जुड़े होते हैं। वो सहसंयोजक बंधन से होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, सहसंयोजक बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जल के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। जल के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। जल के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया है 105 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, या 180 डिग्री। क्या होता है। जल के यौगिक का बंधन का कोण कितना होता है। कमेंट कीजिए जल के यौगिक का बंधन का कोण कितना होता है। 105 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है, या 120 डिग्री होता है, या 180 डिग्री। क्या होता है जल के यौगिक का बंधन। तो देखिए जल के यौगिक का बंधन क्या होता है। 105 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा 105 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के यौगिक का बंधन कौन होता है। अमोनिया का यौगिक का बंधन कौन क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया 120 डिग्री होता है, 190 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है, या 109 डिग्री होता है। क्या होता है। अमोनिया के यौगिक का बंधन कौन कितना होता है। अमोनिया के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। 120 डिग्री होता है, या 190 डिग्री होता है, या 90 डिग्री, या 109 डिग्री। कितना होता है अमोनिया यौगिक का बंधन कोण। तो देखिए अमोनिया यौगिक का बंधन कोण का कितना होता है। 109 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 109 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के यौगिक का बंधन कौन होता है। मीथेन के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। मीथेन के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया है 105 डिग्री, 105.28 डिग्री, या 90 डिग्री, या 109.28 डिग्री, यह सभी। क्या होता है मीथेन के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। मीथेन के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है। तो मीथेन के यौगिक का बंधन कोण कितना होता है 109.28 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन में दिया गया है चतुर्थफलीय होती है, या पिरामिडीय होती है, या षष्ठफलकीय होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन में दिया गया है चतुष्फलकीय, या पिरामिडीय, या षष्ठफलकीय, या इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। तो होती है पिरामिडीय। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, पिरामिडीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है। मतलब ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। ऑप्शन में दिया गया है पिरामिडीय,
षष्ठफलकीय, पिरामिडीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया, इससे आप लोग ध्यान मत दीजिए। ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन में दिया गया पिरामिडीय, षष्ठफलकीय, पिरामिडीय, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? षष्ठफलकीय होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, षष्ठफलकीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाता है? इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकरण कहलाता है, या अवकरण कहलाता है, या अवकारक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, या अवकरण कहलाती है, या अवकारक कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकारक कहलाता है, या अवकरण कहलाता है, या अवकारक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है, या अवकरण कहलाता है, या अवकारक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका भी हम लोग सही आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अवकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया अवकारक कहा जाता है, उपकरण कहा जाता है, संयोजी कहा जाता है, या ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, ऑक्सीकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया अवकारक कहा जाता है, या ऑक्सीकारक कहा जाता है, या अवकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अवकारक कहा जाता है, या ऑक्सीकारक कहा जाता है उसे, या अवकरण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अवकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है? कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकारक का है, या अवकारक का है, या अवकरण का है, या इनमें से कोई नहीं। किसका है? जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन में ऑक्सीकारक का उदाहरण है, या अवकारक का उदाहरण है, या अवकरण का है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जंग लगना ऑक्सीकारक का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अगर जंग लग जाता है लोहा में तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन में दिया गया है भार बढ़ जाता है, या भार घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? जब जंग लगेगा लोहा में तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन में दिया गया है भार बढ़ जाता है, या भार घट जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन को जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन में दिया गया है जल योजन, अवकरण, ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है जल योजन, अवकरण, या ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजनीकरण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? कमेंट कीजिए, ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण, या जस्तीकरण, किसका उदाहरण है? लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का है, या अवकरण का है, या बहुलीकरण का है, या जस्तीकरण का है। तो देखिए लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, ऑक्सीकरण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है? ये ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है? ऑप्शन में है H2O2, KClO3, KMnO4, H2O2। क्या है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा H2O2, ठीक है। इसलिए कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है? तो H2O2, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डी भी है, दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही होगा। H2O2 दोनों में सेम ही ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संरचना वाला अणु है, इसमें रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? ऑप्शन में दिया गया है CO2 है, NO2 है, SO2 है या SiO2 है। क्या है रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? रैखिक संरचना वाला अणु कौन है इसमें? ऑप्शन में ऑप्शन देखिए और कमेंट कीजिए, रैखिक संरचना वाला अणु कौन है? CO2 है या NO2 है या SO2 है या SiO2 है? क्या है रैखिक संरचना वाला अणु? तो देखिए रैखिक संरचना वाला अणु क्या है? CO2 है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है? सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन में दिया गया है KCl है या BaO है या CHCl3 है या CaH2 है। क्या है सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण? इसमें से कौन है बताइए, कमेंट कीजिए। सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण क्या है? KCl है या BaO है या CHCl3 है या CaH2 है। देखिए सहसंयोजक यौगिक का कौन उदाहरण है? तो वो KCl है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा KCl। KCl सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन में दिया गया है, एक रैखिक होती है, चतुष्फलकीय होती है या समतल त्रिकोणीय होती है या अष्टफलकीय है। क्या होगी एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन में दिया गया है, एक रैखिक होती है या चतुष्फलकीय होती है या समतल त्रिकोणीय होती है या अष्टफलकीय होती है। क्या होती है एथिलीन अणु की आकृति? तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। एथिलीन अणु की आकृति क्या होती है? समतल त्रिकोणीय होती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा समतल त्रिकोणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन में दिया गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या मुक्त आयन उपस्थित होता है या मुक्त अणु होता है या सोडियम तथा क्लोरीन का परमाणु होता है। क्या उपस्थित होता है उसमें? द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि उपस्थित उसमें क्या होता है? क्या होता है कमेंट कीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या मुक्त आयन होता है या मुक्त अणु होता है या सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु होते हैं। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, मुक्त आयन उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? ऑप्शन में दिया गया अमोनिया का है या कार्बन टेट्राक्लोराइड का है या जल का है या एसिटिलीन का है। क्या है निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ऑप्शन में दिया गया है अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल या एसिटिलीन। बताइए निम्नलिखित में से किस यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति है? तो देखिए इसका क्या सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकरण कहलाती है या अवकरण कहलाती है या उत्प्रेरक कहलाती है या अभिप्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकरण कहलाती है या अवकरण कहलाती है या उत्प्रेरक कहलाती है या अभिप्रेरण कहलाती है। तो चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन में है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम सल्फाइड। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन में है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट या सोडियम सल्फाइड। क्या होगा? तो चलिए हम 24 का सही आंसर देख लेते हैं। तो क्या होगा? इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, सोडियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है, क्या है? Fe+ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीकरण, अवकरण, आयनन या नाभिकीय क्रिया। क्या है? कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा सही आंसर। Fe+ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। 25 का क्या सही आंसर हो जाएगा? हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, कौन किए थे? संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम कौन खोज किए थे, इसका बताइए, कमेंट कीजिए। ऑप्शन में है देखिए फ्रैंकलिन, कोसले, नील्स या रदरफोर्ड। किसने किए थे? कमेंट कीजिए, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे? ऑप्शन में है फ्रैंकलिन, कोसले, नील्स और रदरफोर्ड। किसने किए थे संयोजकता शब्द का प्रयोग, किसने किए थे? तो फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2S में बंद होता है, H2S में बंद क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है वैद्युत संयोजक बंद होता है या सहसंयोजक होता है या हाइड्रोजन होता है या एकाकी बंद होता है। क्या होता है? H2S में बंद होगा, H2S में कौन बंद होगा? वैद्युत संयोजक बंद होगा या सहसंयोजक बंद होगा या हाइड्रोजन बंद होगा या एकाकी बंद होगा। क्या होगा? H2S में क्या होगा, कौन सा बंद होगा H2S में? तो देखिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। H2S में कौन सा बंद होता है? तो सहसंयोजक बंद होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, सहसंयोजक बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? नाइट्रोजन अणु में है, नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है एकल बंद होता है, त्रिक बंद होता है या द्विक बंद होता है या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है नाइट्रोजन अणु में? नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? एकल बंद होता है या त्रिक बंद होता है या द्विक बंद होता है या इनमें से कोई नहीं। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा आंसर। नाइट्रोजन के अणु में क्या होता है? एकल बंद होता है या त्रिक बंद होता है या द्विक बंद होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, नाइट्रोजन अणु में त्रिक बंद होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, त्रिक बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है कम होता है या समान होता है या अधिक होते हैं या गलनांक कम होते हैं। क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक के यौगिक की तुलना में प्रायः क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है कम होता है या समान होता है या अधिक होता है या गलनांक कम होता है। तो देखिए इसका क्या सही आंसर होगा। सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिक की तुलना में प्रायः कम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, कम होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उप सहसंयोजकता में होता है, उप सहसंयोजकता में क्या होता है? उप सहसंयोजकता में होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉनिक की बराबर साझेदारी होती है या हाइड्रोजन बंद होती है या एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। क्या होता है? उप सहसंयोजकता में होता है। क्या होता है उप सहसंयोजकता में? क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉनिक की बराबर साझेदारी होती है या हाइड्रोजन बंद होता है या एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। उप संयोजकता में होता है, क्या होता है? तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के बीच मध्य साझेदारी होती है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग लर्निंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार पॉलिटेक्निक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है और इस पर आप लोग को सारे सब्जेक्ट के आप लोग को बताई जाएगी, ठीक है। और अगर अभी आप लोग टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन होइए। आप लोग को इसमें जितना भी पढ़ाया गया उसका सारा PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नई यूनिट के साथ। जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।